गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप बिल्कुल सभी अच्छे होंगे और हमारे जो पीछे की जो वीडियो हैं उन्हें बिल्कुल आप केयरफुली देख रहे होंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ये हमें नहीं पता लग रहा है। एक्चुअल में ये समस्या क्या है, कारण क्या है कि मैं हर रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कभी हो सकता है कि एक आध दिन बीच में नहीं बना हो, लेकिन मैं अपने बनाई हुई वीडियो को हर रोज़ चेक करता हूँ और मैं किसी भी बच्चे की कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। वो कमेंट किसी तरह की तो कमेंट आप, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें मोटिव करते हैं, ज़्यादा अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। सो कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको वो वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो नेक्स्ट क्लास में हमें आपको दोबारा बताना चाहिए, प्लीज़ उसे के ऊपर थोड़ा बहुत कमेंट ज़रूर किया करो। वीडियो अच्छा है, नहीं है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप तो बिल्कुल ऐसे खामोश हो चुके हो कि जैसे आपको बिल्कुल यानी कि शब्द नहीं है कि पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या फिर आप नहीं देख रहे कोई और, चलो आप वीडियो को चला के छोड़ के और कहीं बाहर चले जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, जब वापस फिर आ जाते हैं ऐसा, ठीक है। मुझे बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप सब हैं बिल्कुल मानसिक रूप से साइंस के लिए तैयार नहीं हुए हैं अभी। सो देखो, अगर आपको अपना एक अच्छा करियर बनाना है, आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एक रेप्टेड जीवन मेरा हो, ठीक है। मेरा एक एम है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपके जहन में नहीं होंगी, आप ऐसे ही नीरस बने रहेंगे, ठीक है। तो अपने आप को तरोताज़ा कीजिए, ठीक है। और हमारे जो वीडियोस जो आते हैं उन वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए किसी भी प्रकार का, कि वीडियो अच्छा है, बुरा है, टीचर अच्छे हैं, बुरे हैं। प्लीज़ ये आप, वैसे भी तो डेमो क्लासें नहीं लगती हैं, टीचर्स जब नए आपके स्कूल ऑफलाइन क्लासें जब लगती हैं तो उस समय भी क्या किया जाता है कि नए टीचर बुलाए जाते हैं कोई, तो उसके लिए डेमो क्लासें, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ बेटो कि फिजिक्स वाले जो सर हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री कैसा पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी वाले सर कैसा पढ़ाते हैं, तो वो भी आपकी राय जानते हैं, तभी तो हम टीचर सेलेक्ट कर पाते। तो सेम इसी प्रकार से ये भी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपकी डेमो क्लासें ही चल रही हैं, ठीक है। हालांकि हमने तो अपनी तरफ से पढ़ाई पूर्ण कर दी है, लेकिन आपने अभी शुरुआत नहीं की है। हो सकता है कि आप 1 तारीख से शुरुआत करना चाह रहे हो, या मंगलवार से करना चाह रहे हो, बृहस्पतिवार से करना चाह रहे हो बाबा कुंदनदास की बोतल चढ़ा के, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ बोल रखा हो, ठीक है, कि वो व्रत जब पूरे हो जाएंगे उसके पश्चात वो आप क्लास शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा कोई धार्मिक कारण है, ठीक है, मैथोलॉजी है अगर किसी प्रकार की, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ये रीज़न नहीं है तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, वीडियो देखिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन क्लास। क्लास है 11th क्लास है अपनी, और वो भी इंग्लिश मीडियम वाली। कल इनका वीडियो हमने अपलोड नहीं किया था, उसमें एक छोटी सी त्रुटि रह गई थी। वो क्या थी, वो बड़ी फनी त्रुटि थी कि अगर मैं अपलोड भी कर देता उस वीडियो को, आज वही वीडियो मेरे को आप दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। रीजन क्या हुआ कि जो भी मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा था वो उल्टे छप रहे थे। बाद में जब कंप्लीट वीडियो बन गया तब मैंने देखा यार ये तो क्या लफड़ा हो गया एकदम से, कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ, जैसे EM लिख रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा कैसे नज़र आ रहा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो आधे घंटे का वीडियो जो है वो कल खराब हो गया था, शायद उसमें मेरी गलती है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, और वो एक मॉडल था जिसका नाम था तरल मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही था, ठीक है। तरल मोज़ेक मॉडल जो कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, दिस मॉडल proposed by सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। कौन कौन थे, सिंगर एंड निकोलसन, ओके। और 1972 की बात है ये। उस समय इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अपना एक तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका डायग्राम आपने जरूर बना लिया होगा, ठीक है। बना लिया तो कमेंट करना, यस सर मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। मैं सभी बच्चों के कमेंट आज देखना चाहता हूँ,
जितने भी बच्चे हैं कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ सर आज तक का मैंने नोट किया है और डायग्राम भी मैंने आज तक उतार लिया है और मेरे आज तक बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया है या नहीं आया है, जो भी है। ओके, सो डायग्राम जो होता है वो उसके अनुसार आप देखते हैं कि अब उसकी सिंगर और निकोलसन की व्याख्या हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसके नीचे। जो आपने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के जस्ट नीचे से आपको लिखना शुरू करना है। वो क्या लिखेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये जो मेथड होता है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार क्या कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इज बायोमोलिकुलर लेयर, इज बायोमोलिकुलर लेयर कैसी होती है, ओके, बायोमोलिकुलर लेयर होती है। वो आप डायग्राम में बिल्कुल अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। इस तरह की द्विआण्विक परत होती है, आप जानते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, ये लिपिड्स होती हैं। और बायोमोलिकुलर लेयर होती है किसकी, बताइए, विच मेड अप ऑफ लिपिड, जो कि किसकी बनी होती है, विच मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है, किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो बीच वाली जो नजर आ रही है आपको, ये वाली जो बीच में जो बनाई थी इस तरह से लहरदार बनाया था आपने चित्र तो, ठीक है। तो इसके मध्य के अंदर जो थी इस प्रकार की, ठीक है, ऐसे ही एक नीचे थी, ऐसे ही ऊपर थी, तो इसीलिए क्या कहा गया है, इसको बायोमोलिकुलर कहा गया है, द्विआण्विक लेयर कहा गया है। तो ये जो द्विआण्विक लेयर है ये किसकी बनी होती है, आप लिख सकते हैं बाय मोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड, किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी हुई होती है। लेकिन साथ ही साथ आपने एक चीज और नोट की होगी कि इसके ऊपर इस तरह से आपने गोलाकार स्ट्रक्चर देखी होंगी, ठीक है, दोनों साइड में बाहर और भीतर की ओर देखा था। तो ये डियर स्टूडेंट क्या होते हैं, ये प्रोटीन लेयर होती हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन लेयर्स होती हैं दोनों तरफ, ठीक है। और कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, बिल्कुल बीचों बीच धसी हुई होती हैं, आपने चित्र में या डायग्राम में देखा होगा। तो ये तो कैसी होती हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन होती हैं, और जो बीच में जो धसी हुई होती है वो कैसी होती है, वो इंटरनल प्रोटीन होती है, क्या होती है, इंटरनल प्रोटीन होती है, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से दोबारा डायग्राम को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो क्या बताया गया है कि इस मेथड के अनुसार जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक बायोमोलिकुलर लेयर होती है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, डियर स्टूडेंट, जो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। और क्या लिखे, ए लेयर ऑफ प्रोटीन फाउंड आउटसाइड द लिपिड्स लेयर, ठीक है, ए प्रोटीन लेयर, एक प्रोटीन लेयर भी पाई जाती है, ए लेयर ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं, या ए प्रोटीन लेयर फाउंड आउटसाइड द लिपिड लेयर, फाउंड आउटसाइड द लिपिड लेयर, लिपिड्स की जो लेयर होती है उसके बाहर की ओर दोनों तरफ क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या बोलते हैं उसे, कॉल्ड एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं इनको, बाह्य प्रोटीन होते हैं ये। जो ऊपर और नीचे दो परत देखी थी आपने वो कैसी होती हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन होती हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती हैं, वही बातें लिख रहा हूं जो अभी मैंने आपको समझाई है। सम प्रोटीन किधर पाई जाती हैं, फाउंड इन लिपिड लेयर,
उसके अंदर ही पाई जाती हैं। सम प्रोटीन फाउंड इन लिपिड लेयर, ठीक है। कुछ प्रोटीन कहाँ होती हैं, उसके अंदर तक धसी हुई होती हैं, लिपिड लेयर। इस काल इन्हें क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं इनको, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं। अभी अभी मैंने डायग्राम के द्वारा दोनों बताए हैं। जो बीच में धसे हुए होते हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि बाह्य प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन कहलाते हैं, और जो दोनों तरफ होते हैं उनकी लेयर वो क्या कहलाती है, वो एक्सटर्नल प्रोटीन कहलाती है। इंटरनल, ठीक है। इंटरनल प्रोटीन होती है जो अंदर धसी हुई होती है, और दोनों तरफ जो परतें होती है वो क्या होती हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन की होती है। ये किसकी व्याख्या है, ये व्याख्या है सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिए गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये डिस्क्रिप्शन है, और चित्र के नीचे आपको ये लाइनें लिखनी है, ठीक है। ओके, इसके पश्चात नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें, इसी में आपको एक लाइन और नोट करनी है। वो क्या करनी है कि द लिपिड आर अरेंज्ड, यानी कि लिपिड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको समझ लेते हैं। द लिपिड आर अरेंज्ड, किस रूप में अरेंज्ड होते हैं लिपिड, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द within the membrane यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, विद द पोलर हेड, विद द पोलर हेड, सिरा मतलब with the polar head toward the outside, toward the outer side, यानी कि बाहर की ओर जो पोलर जो ध्रुवीय सिरा होता है, आउटर साइड, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, जो प्रोटीन की परत की ओर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक, जलविरागी, जो केंद्र की ओर होता है। ठीक है, तो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड, जो कि बाहर की ओर होता है, ठीक है। उसका जो सिरा होता है जो बाहर की ओर का मतलब जो प्रोटीन परत की ओर होता है, इस कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड, इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। एंड जो सेंटर की ओर होता है, ठीक है, एंड द नॉन पोलर, ऐसे लिखना, एंड द नॉन पोलर हेड toward inside
इज कॉल्ड, जो कि अंदर की ओर होता है वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक कहलाता है। कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये लाइन और आपको नोट करनी है। चित्र के द्वारा बता देता हूँ कि एक जो हमारी लिपिड्स होती है उसके दो सिरे नजर आते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन परत की ओर होता है डियर स्टूडेंट वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो कला के केंद्र की ओर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं इस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं। और ये प्रोटीन है, मान लीजिए कि तो प्रोटीन की तरफ जो सिरा है, ठीक है, आउटर साइड जो है वो क्या कहलाएगा? जो प्रोटीन की ओर है, ध्यान रखना, यही बात ध्यान रखनी है, वो कहलाएगा हाइड्रोफिक। ठीक है, जलरागी सिरा होता है। और जो केंद्र की ओर होता है, ये वाला जो सिरा होता है, ये सिरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइड्रोफोबिक। क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक हेड कहलाएगा, या एंड, हाइड्रोफोबिक एंड भी कह सकते हैं इसे आप, सिरा। ठीक है, ये हाइड्रोफिक होता है जो प्रोटीन की ओर होता है, जो केंद्र की ओर, सेंटर की ओर होता है वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैठा दूं इसको। अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की, कि कार्य क्या करती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो नंबर एक, आप जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी नेचर कैसी होती है? डियर स्टूडेंट, उसकी नेचर होती है फ्लूइड नेचर होती है। ठीक है, तो द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, पहला कार्य द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, इसकी जो तरेली प्रकृति होती है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, फ्रॉम दिस फंक्शन, या व्यू ऑफ दिस क्वाइट फंक्शन, क्या क्या हो सकते हैं? दिस फंक्शन लाइक, या एज ए, जो कार्य ये निपटाना चाह रहे हैं, जो जिसके इसकी फ्लूइड नेचर के कारण जो ये कार्य कंप्लीट करती है उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला कार्य करती है सेल ग्रोथ का। किसका करती है? सेल ग्रोथ। ठीक है, कोशिका की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो इसकी तरलीय प्रकृति के कारण होती है। दूसरा काम जो करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो सेतु है उनका जो कार्य करती है वो करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कार्य जो है फंक्शन, या एक और करती है जो है सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन, यानी कि जो कोशिका विभाजन होता है उसको भी कंप्लीट करने का कार्य कौन करती है? हमारी जो है मदद करती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है थोड़ा बहुत उसके अंदर। दूसरा जो कार्य है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड कार्य है वो क्या है? वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अक्सर इसी के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हमारी जो क्या है?
सेल मेम्ब्रेन is the transport of molecules is the transport of molecules। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं छोटे मोटे, उनका ट्रांसपोर्टेशन अपने अंदर से करती है, यानी कि अक्रॉस इट। ये इंपॉर्टेंट कार्य, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कि ये अपने से होकर क्या करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करती है, लाने और ले जाने का कार्य करती है। और यही ट्रांसपोर्टेशन जो होता है डियर स्टूडेंट, यही जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। एक तो होती है एक्टिव, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। एक क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा डियर स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए इनको, आपको शायद समझ में आ जाएगा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इनमें। क्या क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से अर्थ क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से और अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसके समीप दूसरी कोशिका है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स हैं, और इन जैसे मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर की बात करें हम, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वाटर है, और इधर भी पानी ही है, लेकिन इधर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ये वाली जो सेल्स है, इसमें पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसकी सांद्रता ज़्यादा है। एक प्रकार से यहाँ पर इस कोशिका में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो क्या होगा कि अधिक से और कम की ओर पानी का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से और लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फ्लो करते हैं। तो इस तरह का जो होता है वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप होता है। जबकि एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें उल्टा होता है। उल्टे का मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो करते हैं अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा जोर पड़ता है कोशिका को। वहाँ पर कोशिका किसका उपयोग करती है, वहाँ पर कोशिका के इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका या सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, सो हमारी सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट है। यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की पश्चात क्या आती है, सेल वॉल आती है। ये आप चित्र में, यानी कि जो हमने जो आपको बताया है डायग्राम जो पढ़ाया था आपको, उस डायग्राम में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर जो कि केवल प्लांट सेल्स में होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो डिफाइन क्या करेंगे, सेल वॉल इज अ, क्या लिखेंगे, सेल वॉल is a non-living rigid structure। परिभाषा क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, यानी कि कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, मृत होती है। ठीक है, रिगिड होती है यानी कि खुरदरी होती है, एंड क्या लिखूं, परमिएबल,
परमिएबल कैसी होती है? पारगम्य भी होती है, अर्थात जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। इसी तरह से जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है। कैसी होती है? परमिएबल होती है, अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब इससे आर पार जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। तो क्या कहा गया? सेल वॉल इज द नॉन लिविंग रिजिड एंड परमिएबल स्ट्रक्चर। परमिएबल स्ट्रक्चर किधर पाई जाती है? परमिएबल स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ऑफ cell wall is the non-living rigid and permeable structure found outside। किसके आउटसाइड पाई जाती है? आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किन में पाई जाती है? इन प्लांट सेल्स। ठीक है, कि जो हमारी जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? ये सेल उपस्थित होती है। ठीक है, तो सेल वॉल की ये डेफिनेशन होगी कि सेल वॉल इज द नॉन लिविंग रिजिड एंड परमिएबल स्ट्रक्चर फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन प्लांट सेल्स की जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें बाहर की ओर पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट, वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल शब्द जो होती है उसमें कई परतें उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो उनकी अगर हम बात करें कि बनी हुई किसकी होती है? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज हो सकता है, हेमीसेलुलोज हो सकता है, और इसके अंदर क्या उपस्थित हो सकता है? पैक्टिन एंड लिग्निन। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर आपसे पूछा जाए तो बनी हुई होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की, लेकिन कभी कभी जो है लिग्निफिकेशन की प्रोसेस जो होती है उसके माध्यम से इस पर लिग्निन आ जाता है, और पैक्टिन जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट होते हैं, ठीक है, वो भी इसकी स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सेल जो वॉल होती है किस किस की बनी हुई होती है? सेलुलोज की हो सकती है, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन और लिग्निन से बनी हुई हो सकती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेल वॉल मेड बाय 3 लेयर। ठीक है, एक्चुअल में 3 परतें बनती हैं इनकी फॉर्मेशन में। ये ध्यान रखना, जो धीरे धीरे एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती है। सेल वॉल मेड अप बाय 3 लेयर। ठीक है, और वो 3 लेयर कौन कौन सी है? नीचे लिख देता हूं। नंबर 1 मिडिल लैमेला। पहली जो होती है वो इसमें क्या होती है? मिडिल लैमेला होती है। दूसरी जो होती है वो प्राइमरी वॉल होती है। क्या होती है? प्राइमरी वॉल। और जो तीसरी होती है वो सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, क्या होती है? सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ये इसके अंदर 3 परतें कंटिन्यू पाई जाती हैं। सबसे पहले मिडिल लैमेला का निर्माण होता है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से होता है। उसके बाद हेमीसेलुलोज और सेलुलोज से किसका निर्माण होता है? प्राइमरी वॉल का निर्माण हो जाता है। और प्राइमरी वॉल के ऊपर अगर किसका निक्षेपण हो जाए, अगर कंपोजिशन हो जाए किसका? लिग्निन का, तो फिर उससे किसका निर्माण हो जाता है? उससे डियर स्टूडेंट सेकेंडरी वॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बातें जरूर याद रखेंगे सेल वॉल से संबंधित। ओके, तो मिडिल लैमेला, प्राइमरी, और फिर से बता देता हूँ कि मिडिल लैमेला का निर्माण होता है जब कोशिका विभाजन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग किस समय? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय
सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है दो कोशिकाओं के बीच में, जब दो, एक ये कंप्लीटली पूरी सेल है और ये जब सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। तो डिवाइड प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं। जब ये सेल्स डिवाइड होती है तो सबसे पहले बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाती है, वो मिडिल लैमेला कहलाती है। क्या कहलाती है, मिडिल लैमेला कहलाती है, ठीक है। जो कि किससे बनती है, जो कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं, किनसे, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं उनसे मिलकर बनती है, ठीक है। इसके पश्चात अगर इस कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के ऊपर किसका जमाव शुरू हो जाता है, दोनों साइड में अगर हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का जमाव शुरू हो जाता है, तो इसके पश्चात बनने वाली जो स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट वो हो जाती है प्राइमरी वॉल। क्या हो जाती है, प्राइमरी वॉल। और उसके पश्चात अगर इसके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है, ठीक है, और तो वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी वॉल कहलाती है। जब सेकेंडरी वॉल बन जाती है तो उसके पश्चात ये दो मिडिल लैमेला जो होती है, ये दो भागों में यूं इस तरह से बढ़कर और दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, दो अलग अलग व्यक्तियों का निर्माण कर लेती है। इनकी व्याख्या जो है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको कल नोट करा दूंगा। अब तक इतना लिख लीजिए, ताकि इनके बारे में हम अलग अलग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। ओके, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।